हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ठीक है, तो हमारे 2 लेक्चर तो हो चुके हैं। अब हम लोग तीसरे लेक्चर में कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक बेसिक से लेकर बहुत से लेवल तक हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका बताऊंगा, हाउ टू ए गुड अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम और सॉल्विंग आर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसी पे बहुत ज्यादा एनहेंस करूंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, पर मेरा मानना यह है कि आप शॉर्ट ट्रिक से बचने की कोशिश करें और एक किसी भी कॉन्सेप्ट का बेसिक फंडामेंटल पकड़ने की कोशिश करें। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे मेरा बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक, उसका लेंथ एल है और उसका जो रेडियस है वो अपना आर है। और मैंने आर को क्या कर दिया, इस वायर को स्ट्रेच करके आर को मैंने घटा के आर बाई 2 कर दिया। मीन दिस इज द इनिशियल और दिस इज द फाइनल। बात समझ में आती है? तो मुझे निकालना है करंट, जो मेरा रेजिस्टेंस है इस कंडक्टिंग वायर का कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस से कितने टाइम्स है। पहला पार्ट फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक। दूसरा परसेंटेज चेंज, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सेम मटेरियल है, जब सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं अब सॉल्व करने की बात कर रहा हूं, कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा ओरिजिनल, लेट मैं मान लेता हूं लेट इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर, ये आर था, ठीक। आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, ये मैंने लिख के रख लिया। और मैंने बोला कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए है, रेजिस्टेंस आर है और लेंथ एल है, ठीक। फाइनली क्या कर दिया मैंने, आर को डिक्रीज करके आर वाई कर दिया, आर वाई 2 कर दिया मैंने, ठीक। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं जो मेरा एरिया है इनिशियल वो है मेरा पाई आर स्क्वायर। अब जो मेरा फाइनल कोई हो जाएगा A1 वो हो जाएगा मेरा पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 4, मीन्स A बाई 4। मतलब मैं कोशिश करूंगा एरिया के टर्म में लिखने की, ठीक। इससे हमारे अप्रोच का जो फास्ट हो जाएगी, सिंपल होगी। और मैं यहां से गारंटी के साथ बोल सकता हूं, यदि आपका अप्रोच सिंपल और बेसिक रहेगा तो नंबर ऑफ कंफ्यूजन आपके डिक्रीज हो जाएंगे। और जो आपको अप्रोच करने का जो तरीका होगा, सॉल्विंग पावर होगी, जो होगी आर्ट ऑफ सॉल्विंग जो होगी आपकी किसी भी क्वेश्चन को डील करने की और सॉल्व करने की, बहुत फास्ट अप्रोच हो जाएगी, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूं इन चीजों को, ठीक। तो मेरा एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल एरिया, यहां से रिप्लेस कर दिया मैं। अब मुझे पता है जो इनिशियल लेंथ है वो एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब आर का कनेक्शन दिया तो मैं A1 इन टर्म्स ऑफ आर की वजह से ओरिजिनल एरिया में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो इसका जो फाइनल एरिया है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं फाइनल की, तो ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टिविटी सेम, फाइनल लेंथ को L1 अपॉन फाइनल एरिया को A1, यहां पे हो जाएगा L रो L1 और A बाई 4। अब मेरे सामने एक समस्या थी कि व्हाट इज द L1। अब L1 तो नहीं पता अपने को, अब मैं कैसे निकालूं। अब मुझे यहां पे समझना पड़ेगा, L1 निकालने का एक तरीका था। क्या तरीका था, मुझे पता था जो मेरा ये कंडक्टिंग जो कंडक्टर है इसका मास कांस्टेंट है। मास मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है वॉल्यूम का, क्यों, मटेरियल की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इनिशियल एरिया ए है, लेंथ एल है, फाइनल जो एरिया है वो कोई A1 है, लेंथ L1 है, ठीक। ए एल और व्हाट इज द एरिया A बाई 4 हो गया इनटू L1, आई डोंट नो, L1 मैंने बोल दिया। तो मेरा यहां से A से A कैंसिल हो गया और जो यहां से निकल के आएगा या 4 टाइम्स ऑफ L इक्वल टू L1। मतलब जो मेरी ओरिजिनल लेंथ थी और जो फाइनल लेंथ है वो 4 टाइम्स होगी ओरिजिनल के। तो यहां पर रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, जो R1 हो जाएगा मेरा रो इंटू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया, और ये जो 4 ऊपर आ गया इंटू 4,
ये हो गया मेरा 16 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन एरिया। नहीं बात समझ आई? और इस पार्ट को मैं क्या बोल के आया था? ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो मेरा जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब परसेंटेज चेंज की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले मेरा पार्ट 1 था, ये तो हो गया। व्हाट इज द परसेंट चेंज? जो आपने बचपन में जब पढ़ा होगा तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा। कैसा पढ़ा होगा कि जो हम जब चेंज इन परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज इक्वल टू और फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। क्योंकि जो भी कंपैरिजन करते हैं, हमारा जो इनिशियल चीज होती है, इनिशियल रेफरेंस होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट, जो व्हाटएवर, कुछ भी, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज का भी अगर चेंज इन परसेंट या लॉस लाभानी कुछ भी निकालोगे तो यही चीज होगी। तो अब क्या बोल सकते हैं, जो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इनिशियल R था, और जब भी कंपैरिजन करते हैं ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ओरिजिनल क्या था R इंटू 100। तो इससे आ जाएगा मेरा चेंज। तो ये क्या होगा 16R माइनस R डिवाइड बाई R इंटू 100। ये हो जाएगा मेरा 15R डिवाइड बाई R इंटू 50। इतना चेंज आ गया। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहां से? ये चेंज इन परसेंटेज है। ये क्या है? चेंज इन परसेंटेज। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी अप्रोच थी और आपको समझ में आना भी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं हमारी लाइफ में काफी चेंज लाती हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब मैं इसी कंटिन्यूएशन में आगे बात और करूंगा। आगे बात क्या है तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 1.2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ। इसमें बोल रहा है कि जो आपका ओरिजिनल लेंथ है उसके 1.2 टाइम्स हो गया। तो मैंने मान लिया लेट ओरिजिनल लेंथ इज द एल। ये मेरा एल है, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा? वो इतने पॉइंट, इतने 2 टाइम्स ओरिजिनल अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैंने लिख दिया। नहीं बस समझ में आई? अब क्या पूछ रहा है? आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो आप ऐसा मान सकते हैं दिस इज द एल इनिशियल और दिस इज द एल फाइनल। ठीक, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यह है, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अप्रोच करना है। इससे आपको होगा क्या कि आपकी जो सॉल्विंग पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने बोला बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि जिसका सबसे पहली इक्वेशन, जैसे मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना है। A1 L1 मतलब इनिशियल मान लो इक्वल टू A फाइनल L फाइनल। बात समझ में आती है? व्हाट इज द इनिशियल? मैंने मान लिया इनिशियल एरिया A है, आई डोंट नो, और इनिशियल लेंथ L है। फाइनल एरिया मुझे पता नहीं, बट मुझे L जरूर पता था, 1.2 टाइम्स ऑफ L। तो मेरा एरिया फाइनल आ गया A डिवाइड बाई 1.2। बात समझ में आती है? A 1.2। ठीक, अब मैं मान लेता हूं R इनिशियल, जो R इनिशियल था मेरा वो क्या था? R था, और उसकी वैल्यू कितनी है? रो L अपॉन एरिया। पहला इक्वेशन। मैंने बोला मेरा R फाइनल है वो क्या हो जाएगा? आई डोंट नो, मैंने बोला R1 है कोई। व्हाट इज द R1? रो व्हाट इज द L? 1.2 टाइम्स ऑफ L अपन व्हाट इज द एरिया? एरिया डिवाइड बाय 1.2 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 1.2, ये पॉइंट भाई, इंटू रो L अपॉन एरिया।
तो ये हो गया, जो मेरा आर फाइनल है वो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू, और ये एक्सप्रेशन क्या आपका आर के बराबर है, आर। नहीं बात समझ में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा फाइनल रेजिस्टेंस, तो फाइनल निकल गया। अब पूछा है फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज पूछा रेजिस्टेंस में, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो आप लोगों को वो चीज हिट करनी चाहिए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय 100 इंटू व्हाट, सॉरी आर इनिशियल, ये आ जाएगा। तो व्हाट इज आर फाइनल, आर फाइनल हो जाएगा 1.44 इनिशियल टाइम्स ऑफ आर माइनस आर डिवाइड बाई आर इंटू, तो ये हो जाएगा 0.44 आर डिवाइड बाई आर इंटू, ये हो जाएगा 44%। बात समझ में आती है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका आपको आ चुका होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, इफ द वायर इज स्ट्रेच इन लेंथ बाय 2%, मैंने 2% से वायर को क्या कर स्ट्रेच कर दिया, ठीक, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं क्या लिखूंगा, द वायर stretched by 2%, ठीक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो मेरा L इनिशियल है वो क्या हो जाएगा L, और जो मेरा L फाइनल है वो क्या हो जाएगा L प्लस इसका कितना 2%, तो 2, ये हो जाएगा L इंटू 2 डिवाइड बाई 100। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या पूछ रहे हैं, अब चेंज बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 टाइम्स, और ये हो जाएगा 51 L अपॉन 50, ये आपका फाइनल लेंथ, ठीक। अब मैं यहां सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। क्या, पहला वही चीज, पहले मुझे जो रेजिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, मतलब मेरे को लेंथ और एरिया कनेक्शन मिलना चाहिए। नहीं बात समझ में आई। तो व्हाट इज द R, R हो जाएगा मेरा रो L अपॉन एरिया, दिस द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब R इनिशियल, R फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, अब मेरा लेंथ हो गया 51/50 L, ठीक। व्हाट इज द एरिया, अब एरिया मेरे को क्या बोलते हैं, मैंने आर ए फाइनल रख दिया, मुझे नहीं पता था, मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है इसका वॉल्यूम कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। तो ए एल इक्वल टू ए फाइनल, आई डोंट नो, ठीक, 51 L अपॉन 50। तो ये क्या हो जाएगा, ए से ए गायब, और ये हो जाएगा 50/51 टाइम्स ऑफ, सॉरी L कटेगा यहां पे, एरिया नहीं कटेगा, एरिया इक्वल टू एरिया फाइनल, वैल्यू रख देते हैं। तो जो मेरा आर फाइनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल इंटू 51 अपॉन 50 इंटू एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 51, और ये हो जाएगा आर फाइनल इक्वल टू 50 अपॉन 51 अपॉन बाई 50 का होल स्क्वायर इंटू रो एल अपॉन एरिया, और इसको क्या बोला था, आर बोला था, तो ये हो जाएगा 51/50 का होल स्क्वायर इंटू आर। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से मेरे को सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां सॉल्व करने के कई तरीके हैं।
आपकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इतना शार्प होना चाहिए, आपको एक्सप्रेशन देखते ही हिट करना चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपको कैसे हिट करता है? बेटा मेरे को ऐसे हिट करता है कि मेरा प्रैक्टिस है ये, और अप्रोच, जैसे मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी सारी चीजें हिट करने लग जाएंगी। कैसे करने लग जाएंगी? ठीक है, तो हम लोग यहां देख लेते हैं इधर थोड़ा सा। ऐसे हो जाएगा ये चीज। कैसे हो जाएगा? मैंने बोला जो मेरा आर फाइनल है वो कुछ ऐसे है, और 51/50 का होल स्क्वायर आर। आपको एक चीज बता दूं, आपको आना चाहिए, थोड़ा सा इधर ले लो, थोड़ा सा इधर ले लो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक, कोई वाई एक्सप्रेशन है, x+1 का पावर n, और n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, और यहां पे माइनस प्लस हो सकता है कुछ भी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 माइनस प्लस एक्स की पावर n, वॉट एवर द एक्स, और वॉट एवर द n, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है कि x वो बहुत 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 छोटा 1 से। तो इसमें होगा क्या, हायर पावर को इग्नोर मार देंगे, 1 के रेस्पेक्ट जब इतना छोटा है तो इसका जब मैं 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म लूंगा तो उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसका पूरा एक्सपेंशन होता है। बट मैं फिजिक्स के माध्यम से इतना बता रहा हूं जो आपको रिक्वायरमेंट है, हालांकि मैं इसे पूरा एक्सपेंड कर सकता हूं। तो y इक्वल टू मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 माइनस प्लस n टाइम्स ऑफ x, और जो हमारी हायर टर्म होंगी उन्हें हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये हमारा फंडा है। अब मैंने क्या बोला, जो मेरा आर फाइनल है वो क्या है, मेरे को जैसे ये एक्सप्रेशन चमका मैंने लिख लिया, मैं ऐसे से लिख सकता हूं कि 50+1 डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर इंटू आर। तो आर फाइनल मेरा हो जाएगा 1+1/50 स्क्वायर आर। नहीं बात समझ आई? बात समझ में आती है? तो ये तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको आगे लेके आ जाओ, ये अगर मैं इसको x बोलूंगा 2 टाइम्स ऑफ x होगा ना, तो 2 इंटू 1/50 इंटू आर, और हायर पावर क्या कर दिया, इग्नोर मार दिया मैं। ठीक, अब मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं, वही तो कैलकुलेशन करना है मुझे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आर फाइनल डिवाइड बाई आर, ऐसा कर दिया मैं, इक्वल टू मेरे को मिला 1 प्लस, और 2 से कट गया तो 1/25। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब मैं सॉल्विंग अप्रोच बता रहा हूं आपको, अभी समझो अच्छे यहां से। हो जाएगा आर फाइनल अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 1/25, और यहां से डिफरेंस क्रिएट कर लिया मैंने। यहां से 2 अप्रोच होती है सॉल्व करने की, दूसरा बचाऊंगा, पहले अप्रोच के साथ जा रहा हूं मैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको आप लिख लोगे इंप्लाइज आर फाइनल माइनस आर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 1/25। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, बात समझ आती है? तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज के लिए आप करोगे इसमें आर फाइनल माइनस आर डिवाइड बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 1/25 इंटू 100, और यह आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन आर, और ये हो जाएगा आपका 4%। एक तो अप्रोच थी आपकी ये, दूसरी अप्रोच क्या होगी, मैं इसी एक्सप्रेशन को इधर ले लेता हूं, यहां जाओ कि आर फाइनल, ये सेकंड अप्रोच है मेरी, आर फाइनल इक्वल टू क्या हो, 1 प्लस क्या है 1/25 आर। अब क्या करोगे, आर फाइनल इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर प्लस आर अपॉन आर डिवाइड बाई 25, यह आ गया। ठीक, अब क्या करोगे, तो आप लिखोगे आर फाइनल माइनस आर डिवाइड बाई आर, आर फाइनल की वैल्यू क्या रही है रखोगे, तो आर माइनस आर प्लस आर बाई 25 माइनस आर डिवाइड बाई आर, ये क्या हो जाएगा, चेंज अपॉन आर,
और इनटू जब 100 कर दोगे इसमें होल में, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंट चेंज आ जाएगी। क्या मिला यहां से, जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई 25 माइनस आर डिवाइड बाई आर, इस आर से आर गायब, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा यहां से, ये टर्म बची ओनली। दिस इंप्लाइज आर डिवाइड बाई 25 इंटू 100 और डिवाइड बाई आर से आर गायब हो गया, क्या आ गया, 4% आ गया। बट ये प्रोसेस आपका क्या था, लेंदी था। ये प्रोसेस क्या था आपका, लेंदी था। बट जो ये अप्रोच थी आपकी, इट्स वेरी फास्ट अप्रोच। देखो 2 स्टेप में सॉल्व हो गया। यहां पे क्या हो, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे। दिस इज द फास्ट अप्रोच। बोथ आर गुड मेथड, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक, आपके मन में जब भी चेंज की बात आए तो आप कोशिश करोगे कि कहां पर चेंज आ रहा है, तो यहां तो नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसी का मैं एक थर्ड अप्रोच बताने वाला हूं आप लोगों को, तीसरा अप्रोच। बात समझ में आती है। मैं यहां पे यह बोल रहा हूं, जो मेरा आर का वैल्यू है, व्हाट इज द आर, रो एल अपॉन एरिया, ये मैं जानता हूं, ये जानते हैं ना अपन। मैं ऐसा बोल दूं, मैंने एल का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया और आर इक्वल टू हो गया रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। बात समझ में आती है। जब मैं यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, याद रहे, जब मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज पक्का चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला। अब मैं एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूं, बहुत पावरफुल टूल है ये। इसमें मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, वॉल्यूम इज कंजर्व, इट मीन दिस टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लू, लॉग, तो लॉग आर इक्वल टू लॉग रो अपॉन वी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग एल। इसका डेरिवेटिव ले लो। हम लोग क्या जा रहे हैं, कैलकुलस मेथड से जा रहे हैं, कैलकुलस मेथड से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर डी आर प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन एल। अरे चेंज आ रहा डायरेक्ट, नहीं बात समझ में आई। इसमें मतलब होगा डी आर अपॉन आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन एल इंटू 100 इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज मिलेगा, तो ये तो मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज, ये मुझे निकालना है। अब इसकी जो एल में था कितना था, 2% था, ठीक है नहीं, तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा। अगर मैं इसे 100 ही मान लूं, अगर मैं इसे 100 मान लूं कि ये मेरा ओरिजिनल लेंथ है, सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूं ये दिस 100, और तो फाइनल क्या हो जाएगा 100। अगर ये 100 होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा 102। अरे एल इनिशियल क्या हो जाएगा, तो एल फाइनल क्या हो जाएगा आपका 102। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, 102 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 और इंटू 100 इक्वल टू कितना होगा 4%। नहीं बात समझ में आई। और याद रहे, यदि आपको एल की डिपेंडेंसी दी है, किसकी डिपेंडेंसी दी है, एल की, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। इट मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। जितने टाइम्स एल इंक्रीज होगा, इसके स्क्वायर टाइम्स आर इंक्रीज होगा। नहीं बात समझ में आई। जैसे आपने क्या किया, एल को एल से 2L कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहां पर लिख सकता हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के लिए लगाया है मैंने, यदि एल उसका 2L हो गया तो आर फाइनल हो गया 4 टाइम्स लेमडा एल स्क्वायर। ये क्या आर फाइनल इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स आर इनिशियल। मुझे इसमें सबसे बड़ा फायदा यह हुआ, जो एरिया का कनेक्शन अभी तक मैं निकाल रहा था बार 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 बार, उसको और रिड्यूस करने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने बेसिक सिखाया, इसके बाद फिर आपको एक फास्ट अप्रोच बताया कि और हम लोग कैसे अप्रोच
कर सकते हैं। तो फिर से आइए, इसमें होगा क्या, बहुत सिंपल सिनेरियो में हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली हैं, और इससे हमारी जो अप्रोच है, हमारी सॉल्विंग पावर है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। ठीक, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को कवर करने की कोशिश करें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस। तो मैं इसमें एक डायग्राम बना दे रहा हूं, और इस डायग्राम की मदद से हम लोग काफी चीजें फाइंड आउट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डायग्राम क्या है? अपना डायग्राम बहुत सुंदर सा और आसान सा है। ये अपना एक दिया हुआ है, और आपका जो ये वाला डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, इसका लेंथ है आपका b। ठीक, और मैं इसको कंसीडर भी कर देता हूं जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक, बात समझ में आती है? और आपका जो ये वाला डायमेंशन है, ये वाला, ये है आपका a। तो आप एक तो ये डायमेंशन हो गया, आप एक ये डायमेंशन हो गया। अब आपका डायमेंशन ये और होना चाहिए, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन। ये वाला डायमेंशन क्या है आपका? दिस इज द c। ये वाला जो डायमेंशन है एग्जैक्टली c के बराबर होगा। अरे जितना ये है इतना ही तो ये होगा। नहीं बात समझ में आई? अब क्या पूछ रहा है? पार्ट 1, पहले पार्ट में बात कर लेते हैं। टर्मिनल 1 एंड 2। 1 और 2 क्या है? जो आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये साइड वाला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है? ये है 1, तो ये जो डैश वाला ये है 2। ये आपको जो बेस रखा ना, बेस, वो ये टॉप है, टॉप। इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इसको तो थर्ड बोलूंगा, और इसको मैं बोलूंगा 4। ठीक, और जो ये फ्रंट होगा, जो फ्रंट होगा, और जो बैक एंड होगा, बैक एंड, इसको बोलूंगा मैं दिस इज द 5th इनसाइड द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, जिससे ये जिससे बन के बना इसको इंटरफेस होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये मेरा क्या है? 6। थोड़ा सा 3D है तो आपको समझ में आना चाहिए। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। देखो मटेरियल सेम है और इसकी रेजिस्टिविटी है रो, दिया हुआ क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो पहले पार्ट में निकालना है टर्मिनल 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में निकालना है। सेकंड पार्ट टर्मिनल 3 एंड 4। थर्ड पार्ट टर्मिनल 5th एंड 6th, इनके बीच में निकालना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। जो रेजिस्टेंस होता है वो रो टाइम्स ऑफ एल अपॉन एरिया होता है। नहीं बात समझ आई? जब मैं टर्मिनल 1 की और 2 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एरिया, व्हाट इज द एरिया? ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं जो ये साइड मैंने कर रखा है। इसका मतलब ये क्या है? लेंथ। तो ये क्या हो जाएगी? विड्थ हो जाएगी। ठीक, और ये कितना है? C, और ये कितना है? B। ये ना, ये B है तो ये भी B होगा, और ये C है तो ये भी C होगा। दिख रहा है ना? तो एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू C, B इंटू C।
रो टाइम्स व्हाट इज द एल, एल ये हो जाएगा आपका ये वाला चीज, अरे इस एरिया पे यही तो एल होगा, व्हाट इज दिस, दिस द ए, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा पहला। दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सेकंड, टर्मिनल 3 एंड 4, विच वन इज 3 और 4, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट में एरिया ये हो जाएगा आपका, व्हाट इज दिस, दिस द बी, व्हाट इज द ए, तो ये क्या हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ व्हाट इज द एल, इसके लिए तो एल तो ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा सी, और एरिया क्या आपका ये वाला अपर सरफेस का ये कितना बी और ये कितना ए इंटू बी। हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, रो थर्ड पार्ट में क्या फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ मतलब अंदर और बाहर वाला, अब बाहर वाले का एरिया क्या ये वाला और ये वाला, तो ये कितना आपका सी और ये कितना ए, तो एरिया क्या हो जाएगा सी इंटू ए, जब ये आता है ये लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ का काम करेगा ये वाली डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा बी। तो मेरे हिसाब से आपको यहां से काफी विजन आ चुका होगा कि हमें कैसे प्रॉब्लम को डील करना है, नहीं बात समझ में आई, ठीक। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक, आगे बात कैसे कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो बात कर लेते, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं, फाइंड आउट पार्ट 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the flat surfaces of cylindrical conductor of सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। मेरा डायग्राम क्या दिया हुआ है, ये मेरा डायग्राम है, ठीक, और ये क्या मेरा होलो, और होलो होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या आना चाहिए, लगाना आना चाहिए। और हमें क्या निकालना है, फ्लैट सरफेस तो मेरा ये है, नहीं बात समझ में आई, ऐसे निकालना है। तो ये तो हो गया मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, और ये हो गया मेरा लेंथ। तो लेंथ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इसका लेंथ दिया हुआ है L, और इसका रेडियस दिया हुआ है 1 और इसका दिया हुआ 2। दिस इज द 2R2, दिस इज द R1, और एरिया तो कांस्टेंट है इसका। यदि एरिया कांस्टेंट है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रो, व्हाट इज द L, L तो L ही हमारा, एरिया व्हाट इज द एरिया, ये वाला एरिया, तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इस सारे एरिया में से इस एरिया को घटा देता हूं मैं, ये क्या हो गया R इक्वस टू रो L अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, ठीक, मेरे हिसाब से यहां तक आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब कुछ कुछ चीजें क्या होंगी, यहां तक हमने जब बात की थी, यहां पर सारे के सारे मेरे क्या थे, जो एरिया थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया थे, वो कैसे थे, कांस्टेंट थे। अब हम लोग कुछ वेरिएबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल का आना बहुत जरूरी है, उनको डील करने का सही अप्रोच मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक। और दिस इज नॉट ए वेरी हार्ड प्रॉब्लम, बहुत सिंपल अप्रोच है, बस जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को आप बस अच्छे से समझ लो, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपके साथ। नहीं बात समझ में आई, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
फाइंड आउट equivalent resistance between inner surface and outer surface of the cylinder as shown. कैसा shown कर रखा है? ऐसे ऐसा है। नहीं बात समझ में आई? ठीक। अगर हम इसके टॉप व्यू की बात करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा इसका टॉप व्यू। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो ठीक। अब हमें क्या निकालना है? ऐसे निकालना, ऐसे चलना है मुझे। जब मैं ऐसे चल रहा हूं, अब आपको याद रहे यहां पे तो एरिया कुछ और होगा और यहां पे कुछ एरिया और होगा। हमारा एरिया वेरी कर रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने किसी आर रेडियस पे ठीक डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। आर रेडियस पे ये क्या होगा? डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। और मैं बहुत छोटा सा सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। अब मैं इस स्ट्रिप को छोटा सा रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूं, बहुत जो इन्फिनिट स्मॉल है। मैंने बोला डी आर है। वो डी आर क्या हो जाएगा? रो और द डीएल। डीएल का मतलब क्या होता है? यदि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यदि आपकी स्ट्रिप ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? लेंथ होगा। तो ये होगा अपना डी आर। व्हाट इज द एरिया? एरिया क्या हो जाएगा? इसका लेंथ क्या अपना? एल। तो आप सोचो इसकी ये लेंथ कितनी है? 2 पाई आर इंटू, इसको ऐसे कट करके निकाल के ऐसे खोलेगा, इंटू एल। और जब इसको ये लेंथ कितना? 2 पाई आर इस वाले सरफेस में, ये वाला क्या है? 2 पाई आर लेंथ। ऐसे जब होगा इसको मैं ऐसे कट करके निकाल के खोल दूंगा तो ऐसे समझो ना, ये चीज ऐसे थी तो मैंने बोला ये लेंथ कितना है? 2 पाई आर। इसको कट करके खोल देते ऐसे मिलेगा ना एरिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक। अब क्या हो जाएगा? अब इसे इंटीग्रल कर लो। कहां से कर लो? R इक्वल टू R1 से लेके R इक्वल टू R2 तक। अरे आपका रेजिस्टेंस यहां से यहां तक वेरी कर रहा है ना। ठीक है, हो जाएगा जो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई L। और ये क्या बन रहा है? ऐसा बन रहा है dr अपॉन R। और कहां से? R इक्वल टू R1 से लेके R2 तक। नहीं बात समझ में आई? ये हो जाएगा आपका रो अपॉन 2 पाई L लॉग R, R1 से लेके R2 तक। और ये हो जाएगा आपका रो अपॉन 2 पाई L लॉग ऑफ R2 माइनस लॉग ऑफ R1। अगर आप प्रॉपर्टी जानते होंगे तो इसको कंबाइन कर क्या लिख लोगे इसको? तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट आंसर। R इक्वल टू जो मेरा होगा इक्विवेलेंट वो हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई L लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए और हुई भी नहीं होगी। ये मेरा सिनेरियो। बात समझ में आती है यहां तक? तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी कंटिन्यूएशन में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो आप सबसे पहले पॉज करके यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। मैं इसमें क्या कंसीडर कर रहा हूं? फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस ऑन इन द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। अभी तक मैं यहां पे सिलिंड्रिकल लिया था, अब मैं स्फेरिकल सेल ले लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between inner and outer surface of thick spherical cell as shown। कैसे शोन कर रखा है? ये है, ये स्फेरिकल है, 3D में है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। इसका निकालना अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वही अपनी बेसिक अप्रोच रहेगी, इसमें कुछ भी अपने को रॉकेट साइंस नहीं करने वाले हैं। मैं ये बोल लेता हूं कि हर जब यहां का एरिया कुछ और होगा और यहां का एरिया कुछ और होगा, तो एरिया वेरी कर रहा है यहां से यहां तक। तो मैंने बोला किसी आर रेडियस पे एक स्फीयर कंसीडर कर लिया dr थिकनेस का, आर रेडियस और ये क्या है? dr। बात समझ में आती है? तो स्फेरिकल सरफेस होगा तो आपको निकालना सीखा होगा है क्या होता है? 4πr², किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? उसका लेंथ होगा। तो जो मेरा छोटा सा रेजिस्टेंस होगा dr, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम r इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन एरिया। तो dr इक्वल टू क्या होगा? इसका रो और l क्या हो जाएगा कि ऐसे ही तो हम लोग रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, लेंथ इसका क्या लूंगा? बोला dr, और सरफेस एरिया क्या होगा स्फीयर का? 4πr²। और बोला सबको मैं इसको इंटीग्रल कर दूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा कहां से? r इक्वल टू R1 से लेके r इक्वल टू R2 तक। बात समझ में आती है यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा? जो r होगा मेरा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, रो 4π dr अपॉन r², और ये हो जाएगा r इक्वल टू R1 से लेके R2 तक। और ये मिल जाएगा आपको रो अपॉन 4π, और आप लोग जानते होंगे ये r है, तो ये हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। कहां से? R1 से लेके R2 तक। तो ये मिल जाएगा आपको, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ रो 4π 1 अपॉन r, और ये हो जाएगा R1 से लेके R2 तक। ठीक, अगर मैं इसी को लिखूं यहां पे, जो मेरा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकलेगा, जो इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा माइनस रो अपॉन 4π 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। आपको याद रहे कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। जो नेगेटिव क्या बोल रहा है? ये R छोटा या R बड़ा है, तो ये वैल्यू छोटी आ रही है, वैल्यू आ रही है। तो R इक्विवेलेंट जो मेरा होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, रो 4π, इस अरेंजमेंट को चेंज कर लिया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल सिनेरियो था ये आप लोगों के लिए। ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, पहले यहां तक नोट डाउन करो। ओके, तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा?
इसमें बहुत सिंपल सिनेरियो है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। अच्छे से ध्यान देते हैं, लिखते रहे, और किसी ज्यादा रॉकेट साइंस में ना जाएं। जब बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तो नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस लिख लो। ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, बात समझ में आती है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एल्फा इक्वल टू 1/r dr ओवर dt, ये मेरे को दिया हुआ है, जो इसकी डिपेंडेंसी है उसका रिलेशन दिया हुआ है। इसकी डिपेंडेंसी किस तरीके है उसको चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो तुम्हारा अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब आप यहां से आप समझ सकते हो कि dr/r, और यहां पर T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, इक्वल टू अल्फा डेल्टा T का इंटीग्रल कर दो, बात समझ में आती है? और T इक्वल टू 0 से लेकर T तक, या फिर T1 से लेके T2 तक ले लो, और रेजिस्टेंस ले लो। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होगा, R0 से लेके R तक, और यहां पे कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर T0 मान लो, कोई रेफरेंस के लिए मान लिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा और क्या। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, log R, और लिमिट हो जाएगी आपकी R0 से लेके R तक, और ये हो जाएगा अल्फा T, और ये क्या हो जाएगा आपका T0 से लेके T तक। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ R/R0 इक्वल टू अल्फा T माइनस T0। बात समझ में आती है? मैं इसको डेल्टा टी भी बोल सकता हूं, ये स्मॉल डी टी है, इसको डेल्टा टी बोले चेंज। तो यहां से क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई R0 इक्वल टू ई की पावर अल्फा T माइनस T0। अगर मैं बात करूं तो ये R आ जाएगा, R इक्वल टू R0 ई की पावर अल्फा डेल्टा T लिख रहा हूं मैं, वेयर डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एक सिंपल सा सिनेरियो हमने देख लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, याद रख लिया, उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, और यहां से हम लोग बात कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें, अगर ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब यहां से आगे मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन लगा रहा हूं। कैसे कंडीशन लगा रहा हूं, तो इधर समझने की कोशिश करें पहले थोड़ा सा। अगर आपको याद रहेगा बायनोमियल एक्सपेंशन,
और मैं यहां से कंडीशन लगा रहा हूं, इफ एल्फा डेल्टा टी इज बहुत 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 छोटा 1 से, ठीक, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसा आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, अलजेब्रा लगा दिया, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आप इसे याद रख लो एक्सप्रेशन को, बहुत जगह ऐसा रेजिस्टेंस मिला होगा, टेम्परेचर वजह से चेंज, लेंथ में चेंज आता है ना, बस उसी तरीके से ये चीज। ठीक, तो अपन याद रख लेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। टू रजिस्टर R1 and R2 have the temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2 resistivity of conductor in series, then find the equivalent temperature coefficient of the resistance. तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं लिख ही देता हूं इसको, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, क्या आप लोग लिखो, चलो मैं बोल रहा हूं लिखो। टू रजिस्टर R1 and R2 have temperature coefficient of resistance कितना, alpha 1 and alpha 2 and connected in series, then find out equivalent temperature coefficient of resistor of the combination. इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कितना बने। तो मैंने मान लिया ये मेरा कोई L1 है, ये कोई दिस इज द L1, दिस इज द L2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका अल्फा 1 और इसका अल्फा 2, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ और मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को सिंपल सी एक चीज करनी है। जो मेरा रेजिस्टेंस होता है क्या होता है इन सीरीज, R इक्वल टू R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मुझे पता है R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये अपने को दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने सिखाई है ना, उसी को मैं यूज करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी उसी टाइप के आने, और हमारा जो अप्रोच है वो करेक्ट होना चाहिए, विदाउट एनी डाइवर्जन। मैं करेक्ट वे में सही अप्रोच तक पहुंच पाऊं, सॉल्व कर पाऊं, दिस इज द मेन थिंग। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो इसमें क्या रहेगा, जब मैं R इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, R इक्विवेलेंट, दिस द R1, व्हाट इज द R1, मैं यहां पहले लिख लेता हूं, व्हाट इज द R1, R1 फाइनल, R1 फाइनल लिख लेता हूं, R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 फाइनल, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। यहां पे क्या हो जाएगा, R1 फाइनल प्लस R2 फाइनल। अब फाइनल का मतलब क्या है, फाइनल का मतलब तो वही जो दिया हुआ टेम्परेचर। तो R नॉट एक रेफरेंस टेम्परेचर है, जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में मान लिया है। ठीक, तो मैं ऐसा लिख लूंगा कि R नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 क्या हो जाएगा, R नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। बात समझ में आती है? जो सिंपल सिनेरियो था वो मैंने यहां से लिख के रख लिया। बात समझ में आती है ये बात नहीं? अब R1 और R2 की बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये R1 का कोई रेफरेंस है R2 का, और ये कोई अपना R1 का रेफरेंस है। यहां से क्या हो गया, यहां से ऐसा हो गया, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2
प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी। नहीं बात समझ में आई? और मैंने क्या बोला, ये R1 प्लस R2 हो गया प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ऐसा हो गया। बात समझ में आती है? अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। बस समझ में आती है ना? ठीक। अगर मैं से कुछ ऐसा लग जाऊं, R1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, और अगर मैं इसमें से R1 प्लस R2 को कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1 प्लस R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा टी, ये कुछ ऐसा आ रहा है। और ये क्या अपना R इक्विवेलेंट। अगर मैं इससे R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट नॉट 1 प्लस ये क्या है, अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, अगर ये दोनों चीज सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये अल्फा इक्विवेलेंट इस टर्म के बराबर होना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आई? क्या होना पड़ेगा? इसके बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहां से क्या आ गया, जो आपका अल्फा का जो इक्विवेलेंट है वो क्या आ गया, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये क्या आ गया, आपका एक ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, अब जिसे आप इक्विवेलेंट एज इक्विवेलेंट, दो तीन रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होगा उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट। नहीं बात समझ में आई? बात समझ में आती है यहां तक? तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा हम लोग पोर्शन कवर कर चुके हैं। और आप लोग, मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था, लेक्चर था मेरा, उसमें आपको बताया था कि एससी वर्मा के 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक, तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाएं, तो एक बार उसमें और उसके अगले 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। मीन्स 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक थोड़ा सा ट्राई कर लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे इंतजार करते रहिए। ओके, थैंक यू।